आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत की नींव के उस लंबे और शानदार विकास को डिकोड करेंगे जो प्राचीन वेदों से शुरू होकर आज के विशाल और जटिल लोकतांत्रिक ढांचे तक पहुंचता है। जरा सोचिए, सदियों पुराने विचारों, कलाओं और कानूनों ने मिलकर कैसे उस भारत को आकार दिया है जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्राचीन वैदिक साहित्य की बात करेंगे, फिर महाकाव्यों और शास्त्रीय ग्रंथों को समझेंगे। उसके बाद मध्यकालीन वास्तुकला की भव्यता से होते हुए आधुनिक भारत के संवैधानिक ढांचे तक पहुंचेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली कड़ी से, प्राचीन जड़ें और वैदिक साहित्य। जब हम प्राचीन जड़ों की बात करते हैं तो 4 वेदों का जिक्र आना लाजमी है। इन्हें पीढ़ियों तक मौखिक रूप से सहेजा गया। ऋग्वेद को ही ले लीजिए, ये सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें 1028 सूक्त हैं जो सांसारिक समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। वहीं सामवेद में भारतीय संगीत की नींव रखी, और सबसे अद्भुत है अथर्ववेद। ये सिर्फ सामाजिक जीवन की बात नहीं करता, बल्कि इसमें 99 बीमारियों के इलाज का भी जिक्र है। मतलब उच्च दर्शन और प्रैक्टिकल विज्ञान का क्या शानदार मिश्रण है। लेकिन रुकिए, इस युग को गहराई से समझने के लिए हमें केवल अनुष्ठानों से आगे बढ़कर उपनिषदों की ओर देखना होगा। उपनिषद का सीधा सा अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये वो समय था जब समाज ने बहुत ही गहरे सवाल पूछने शुरू किए, जैसे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और मृत्यु के बाद क्या है। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दुनिया की ओर एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, ऋग्वेद जैसे ग्रंथ केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं थे, ये एक तरह से उस समय का सटीक नक्शा भी थे। इन ग्रंथों में गंगा से लेकर हिमालय तक और यहाँ तक कि रावी नदी के तट पर हुए प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का भी बेहद बारीक विवरण मिलता है। यह हमें बताता है कि वह प्राचीन समाज राजनीतिक और भौगोलिक रूप से कितना ज़्यादा एक्टिव था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे पड़ाव की ओर, महाकाव्य और शास्त्रीय ग्रंथ। समाज जैसे जैसे जटिल हुआ, विचारों का सच में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक तरफ 18 पुराण थे जो कहानियों के जरिए आम लोगों तक धर्म को पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ बौद्ध त्रिपिटक कड़े नियम और नैतिकता तय कर रहे थे। और जैन ग्रंथ तो सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे हमें प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास और प्राचीन व्यापारिक मार्गों को फिर से समझने के लिए बहुत ही अहम सुराग देते हैं। यहीं पर एक असली गेम चेंजर आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये एक बेहतरीन पुल की तरह काम करता है जो हमें धार्मिक दर्शन से निकालकर सीधे एक प्रैक्टिकल और सख्त राजनीतिक अर्थव्यवस्था में ले जाता है। मौर्य काल के प्रशासन का ये खाका दिखाता है कि उस समय भारत में शासन और अर्थव्यवस्था कितनी उन्नत और व्यवस्थित हो चुकी थी। चलिए, अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला की। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब नई संस्कृतियां और धर्म भारत आए तो उन्होंने भारत के रोजमर्रा के परिदृश्य को कैसे बदल दिया। आखिर इमारतें केवल ईंट और पत्थर तो होती नहीं हैं, वे हमेशा शासकों की सोच, उनकी शक्ति और उनके विश्वास का जीता जागता प्रतीक होती हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें 2 अलग अलग शैलियों में एक बहुत ही साफ और दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। देशी हिंदू स्थापत्य शैली काफी हद तक प्रकृति से प्रेरित थी। इसमें मनुष्यों और पशुओं की सुंदर नक्काशी होती थी। इसके ठीक विपरीत नई मुस्लिम शैली में जीवित प्राणियों का चित्रण मना था। इसलिए उन्होंने सजावट के लिए ज्यामितीय आकृतियों, जटिल सुलेख यानी कैलीग्राफी और फूलों के पैटर्न का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तकनीक की बात करें तो इस दौर में निर्माण के तरीके पूरी तरह से बदल गए। 2 खंभों के ऊपर रखे सपाट लिंटेल की जगह अब शानदार मेहराबों और गुंबदों ने ले ली। कंक्रीट और चूने के मोर्टार के इस्तेमाल से इमारतें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनने लगीं। और सजावट के लिए पिएट्रा ड्यूरा तकनीक और सुंदर 4 बाग स्टाइल वाले बगीचे भारतीय परिदृश्य का एक अटूट हिस्सा बन गए। इसे अगर हम असल इमारतों के जरिए समझें तो कुतुब मीनार या चांद मीनार कोई साधारण ढांचे नहीं थे। इनकी ऊंचाई शासक की राजनीतिक शक्ति का सीधा सीधा ऐलान थी। और बिल्कुल ताजमहल और हुमायूं का मकबरा उसी शानदार 4 बाग शैली का परफेक्ट उदाहरण है, जिसने उस समय की वास्तुकला को एक नया ही मुकाम दे दिया था। आखिरकार अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे आधुनिक पड़ाव पर आ गए हैं, हमारा आधुनिक संवैधानिक ढांचा। आज हम जिस ढांचे को देखते हैं वो कोई रातों रात बना दस्तावेज बिल्कुल नहीं है। इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक विकास हुआ है।
इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने में सर्वोच्च न्यायालय और उसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना सिद्धांत की भूमिका सबसे अहम रही है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार संविधान की मूल आत्मा के साथ कभी छेड़छाड़ ना कर सके। इसमें सबसे मजेदार चीज है इस पूरे सिस्टम की मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी। पहले जहां सारी सत्ता एक राजा के पास होती थी, वहीं आज ये संघ और राज्यों के बीच बहुत ही सावधानी से बंटी हुई है। ये लगातार एक बैलेंस बनाने का काम है, शक्तियों और फंड्स को स्थानीय पंचायतों तक पहुंचाना, जिसमें वित्त आयोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये प्रशासन का एक बेहद ही कमाल का विकेंद्रीकृत मॉडल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत का ये ढांचा दुनिया से अलग थलग काम नहीं करता। भारत के संवैधानिक विकास का मूल्यांकन दुनिया के अन्य प्रमुख लोकतंत्रों के संदर्भ में करना भी उतना ही जरूरी है। हमने बाकी दुनिया से सीखा जरूर है, लेकिन अपनी अनोखी सामाजिक विविधताओं के हिसाब से अपने नियमों को बिल्कुल अपने तरीके से ढाला है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में जरा रुककर सोचिए, कैसे हजारों सालों का साहित्य, संस्कृति और वास्तुकला एक साथ मिलकर आज इस विशाल लोकतांत्रिक ढांचे का रूप ले चुके हैं, जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। वैदिक काल का एक भजन, मध्यकालीन युग का एक गुंबद और आज का एक आधुनिक कानून, सब कुछ एक ही सभ्यता की कहानी का हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस महान लोकतांत्रिक ढांचे का आने वाला कल कैसा होगा।